हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर ये चर्चा करने जा रही हूं वो बहुत ही फेमस केस लो है। आप ये कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर आज हम अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो केस है शाहबानो वर्सेस अहमद खान। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा केस है जिसे ये कहा जाता है कि ये इंडियन हिस्ट्री के जजमेंट में ये कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस का ये केस कहा जाता है। यानी कि ऐसा क्या हुआ था इस केस में कि आखिर इसे अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में इसे कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस का केस कहा जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं सब इस केस को कि आखिर इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या इसका बैकग्राउंड था और क्यों ये केस आया। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर इस केस के फैक्ट्स क्या थे। यानी कि शाहबानो बेगम वर्सेस खान का मोहम्मद अहमद खान का केस क्या है। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं हैं कि 1932 में 1932 में शाहबानो बेगम की शादी इंदौर के एक जानी मानी वकील मोहम्मद अहमद खान से होती है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि मोहम्मद अहमद खान एक जाने माने वकील थे इंदौर के, और उनकी शादी के बाद यानी कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है अहमद खान और शाहबानो के बीच में। उन दोनों के 5 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से कि 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पहला इश्यू तब आता है जब 1946 में मोहम्मद अहमद खान एक कम उम्र की महिला के साथ दोबारा शादी कर लेते हैं। हालांकि शाहबानो बेगम को ये एक्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक लाचार महिला थी और उसने किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करके रहना शुरू किया। लेकिन इश्यूज तब ज़्यादा खड़े हो गए जब दोनों के बच्चों के बीच आपस में मतभेद होने शुरू हो गए। और जब शाहबानो बेगम और दूसरी महिला के बच्चों के बीच मतभेद होने शुरू हुए तो डिसीजन ये लिया गया कि शाहबानो बेगम को अपने बच्चों के साथ अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। यानी कि 1975 में शाहबानो बेगम को अपने ससुराल से बच्चों समेत निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। अब होता है कि आखिर अब शाहबानो कहाँ जाएगी। तो उस समय अहमद खान उन्हें ये प्रॉमिस करते हैं कि शाहबानो और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए वो उन्हें 200 रुपया पर महीना देंगे, लेकिन ये कोई मेंटेनेंस नहीं था। यानी कि ये कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था, ये कोई गुजारा भत्ता नहीं था, मेंटेनेंस नहीं था। बस एक प्रॉमिस था मोहम्मद खान की तरफ से शाहबानो को कि वो उसे हर महीने उनके भरण पोषण के लिए 200 रुपया देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मोहम्मद खान ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। यानी कि उन्होंने जो 200 रुपये पर मंथ देने का प्रॉमिस किया था शाहबानो से, जब उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए और शाहबानो को अपना लिविंग सपोर्ट करने में, अपना रहन सहन मेंटेन करने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि शाहबानो एक अनपढ़ महिला थी, गरीब थी, लाचार थी, परित्यक्ता थी और उसके पास अपना गुजर बसर करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब परिस्थितियां विषम हो गई तब उसने एक लॉयर को कंसल्ट किया कि आखिर वो क्या कर सकती है, क्योंकि उसके पास भरण पोषण का कोई गुजारा नहीं है। क्या मैं अपने पति से मैं अपने गुजारे के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कुछ मांग सकती हूँ? आखिर मैं क्या करूँ? जब उसने अपने ऐसे प्रॉब्लम एक लॉयर से डिस्कस की तब उस लॉयर ने उसे सांत्वना दी और उन्हें कहा कि आप अपने लिए मेंटेनेंस का मांग सकते हैं आप अपने पति से। तो जब उन्होंने लॉयर से विचार विमर्श किया तब इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने एक 125 सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत उन्होंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया और अपने लिए भुगतान की मांग की, गुजारा भत्ता की मांग की अपने पति से। तो हालांकि जब शुरू में ही मैंने बताया था कि उनके पति जो थे एक जाने माने वकील थे, तो उन्हें ये नागवार गुजरा कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है। तो इसके लिए या यूं कहें कि गुस्से में खलबला कर उन्होंने
साहबानों को तलाक दे दिया। और तलाक का भी प्रोसीजर क्या था कि जो आप सब लोग जानते हैं, ट्रिपल तलाक से परिचित हैं, उन्होंने भी बस वही 3 बार तलाक 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 प्रोनाउंस करके साहबानों को तलाक दे दिया। और कोर्ट में उन्होंने अपना ये प्ली रखा कि हालांकि साहबानो मेरी तलाकशुदा पत्नी है, मैंने उसे तलाक दे दिया है, अब वो मेरी लीगल पत्नी नहीं है और इसलिए मैं लायबल नहीं हूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं उसे गुजारा भत्ता नहीं दे सकता, मैं साहबानों को मेंटेनेंस नहीं दे सकता क्योंकि अब वो मेरी लीगल वाइफ नहीं है। अगर मैं उससे कोई रिश्ता रखता हूं, उन्होंने अपने पक्ष में ये कहा था कि अगर मैं इससे कोई रिश्ता रखता हूं तो ये हमारे इस्लामिक लॉ के खिलाफ होगा, हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर रिलीजन के, हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज अलग होते हैं। जहां हिंदू लॉ में एक पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को भी लाइफ टाइम तक मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होता है, वहीं मुस्लिम लॉ में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि एक पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेंटेनेंस देगा। और इसी बात का हवाला देते हुए उसने खुद को बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करवाएगा साहबानों को, क्योंकि वो उसकी तलाकशुदा पत्नी और उन दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, वो लीगली उस पर कोई अधिकार नहीं रखती है, इसलिए अब वो उसे मेंटेनेंस नहीं देगा। लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया और जजमेंट डिलीवर करते हुए 25 रुपया मेंटेनेंस के तौर पे फिक्स किया, जो कि मोहम्मद खान को देने थे साहबानों को। हालांकि 1978 में अब ये यहाँ पे एक इश्यू ये भी आता है कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि अलग हुई हैं वो 75 में अपने पति के घर से, लेकिन 78 में उन्होंने केस किया था। रीजन था कि उनके पति ने जो उन्हें प्रॉमिस किया था 1975 में कि वो उनसे अलग होने के बाद भी उन्हें गुजारे के लिए, उन्हें अपने भरण पोषण के लिए वो 200 रुपये पर मंथ देंगे। जब उन्होंने पैसे देना बंद किया तब विवश होकर साहबानों ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फायर किया। और ये मेंटेनेंस का केस फायर किया उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का केस किया था। अब 25 रुपए का तो मेंटेनेंस का भुगतान का अमाउंट फिक्स हो गया कि 25 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे, लेकिन 1978 में अगर गौर तलब किया जाए तो 1978 में 25 रुपए की रकम अच्छी खासी रकम थी, लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि एक महिला और 5 बच्चों का उससे भरण पोषण हो सके। तब 1 जुलाई 1980 को साहबानों ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक रिवीजन अपील किया, एक रिवीजन अपील फाइल किया और जिसमें उसने मेंटेनेंस को बढ़ाने की बात कही। और उस टाइम पे भी उसने वहाँ के हाई कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करते हुए उस अमाउंट को, यानी कि मेंटेनेंस की जो 25 रुपीज़ का अमाउंट था, 25 रुपए की मेंटेनेंस की राशि थी, उसे बढ़ा करके 179.20 रुपए कर दिया गया। मैटर ये नहीं करता है कि 25 रुपए को बढ़ाकर 179 रुपीज़ किया गया। मैटर हमें मेन फोर्स ये फोकस करना है कि आखिर इसमें कंडीशंस क्या क्या होते गए, इश्यूज क्या क्या आते गए। अब मैटर यहाँ पे ये आता है कि हाई कोर्ट ने भी साहबानों का साथ दिया और जिस सेक्शन में उन्होंने केस फाइल किया था मेंटेनेंस का, उसमें जजमेंट देते हुए उन्होंने साहबानों को सपोर्ट किया। अब आवेश में आकर के या फिर अपनी वकालत के दम पर, अपने पर्सनल लॉ के बल पर, यानी कि जो मुस्लिम लॉज है उनके बलबूते मोहम्मद खान ने फिर से एक अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में 1986 में। और वहां पर उन्होंने कुछ इश्यूज रखे, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने में उन्होंने जो अपने इश्यूज रखे, तो उन्होंने सबसे पहला इशू रखा, यानी कि अहमद खान के द्वारा सबसे पहला इश्यू ये उठाया गया कि क्या सीआरपीसी का सेक्शन 124 जो है, सॉरी 125, सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेंटेनेंस का जो सेक्शन है, क्या वो मुस्लिम महिला से संबंधित है। दूसरा इशू उन्होंने ये उठाया कि मुस्लिम लॉ में जो मेहर की राशि दी जाती है, और मेहर की राशि कहने से मतलब है कि ये या तो एट शादी के टाइम दिया जाता है, ये एक तरह से रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है मुस्लिम महिला को, जो कि एक तरह से कहें कि उनकी जो इसेंशियल नीड्स होती है, जो उनकी ज़रूरतें होती है महिलाओं की, उसे फुलफिल करने के लिए मेहर जो है, मुस्लिम लॉ में जो मेहर की अदायगी होती है वो महिलाओं के सम्मान के लिए दिया जाता है, ना कि उनकी भरण पोषण के एवज में दिया जाता है। तो इसके भी 2 कंडीशंस बनते हैं, या तो शादी के टाइम ही मेहर की राशि अदा कर दी जाती है या फिर डाइवोर्स के टाइम पे दी जाती है।
तो यहाँ पे मोहम्मद खान ने इश्यू ये उठाया कि क्या मेहर की राशि अदा कर देने के बाद भी मेंटेनेंस से बचा नहीं जा सकता है। और तीसरा इश्यू उन्होंने ये उठाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आर्टिकल 44 का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या ये सभी धर्मों पे लागू होती है? सभी धर्मों पे समान रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है या किसी धर्म को विशेष को इसमें कोई तरह का किसी प्रकार का छूट भी दिया जाता है? इन सारे इश्यूज को मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने में रखा। अपने प्ली में उन्होंने ये सारी बातें रखी, अपने जो उन्होंने अपील फाइल की थी उसमें इन्होंने इन सारे इश्यूज को हाईलाइट किया। तब जब 3 फरवरी 1981 को जब उन्होंने जजमेंट डिलीवर किया, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो सबसे पहले तो उन्होंने अहमद खान की अपील को खारिज कर दिया और जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि मैं हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट से सहमत हूं। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था जिसमें कि 179.20 रुपीस देने का प्रॉमिस किया गया था एज ए मेंटेनेंस के तौर पे उन्हें देना था अहमद खान के द्वारा शाहबानो बेगम को, उसी जजमेंट को उन्होंने सही ठहराया और उस पर उन्हें खड़ा रहने को कहा कि यानी कि आपको उन्हें शाहबानो को मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना ही है। और तो जो इश्यूज अहमद खान ने उठाए थे उन पर नजर डालते हुए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि क्योंकि यहाँ पे मैटर ये उठा था, ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये भी था कि क्या सेक्शन 125 से वायलेशन ऑफ पर्सनल लॉ होता है, यानी कि मुस्लिम लॉ के अंडर जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ में जो है, क्या उसका वायलेशन करता है, क्या उसे कुठाघात पहुंचाता है सीआरपीसी का सेक्शन 125। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा दिया था जजमेंट में, कुछ लाइंस दिया था उन्होंने कहा था कि जो एक धार्मिक कुरान है, उन्होंने कुरान के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जजमेंट के टाइम पे उन्होंने बताया था कि कुरान में जो आयत के अनुसार, कुरान के आयत के अनुसार किसी भी मर्द का ये धर्म बनता है कि वो औरत की देखभाल करे, वो औरत का सम्मान करे, वो उसे भरण पोषण के, उसे रख रखाव के लिए वो कार्य करे। ये कहता है हमारा कुरान। यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि कुरान में ये कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है कि एक महिला को उसका भरण पोषण नहीं दिया जाना चाहिए, एक महिला का उसका भरण पोषण नहीं होना चाहिए, उसका रखरखाव नहीं होना चाहिए, उसे मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई भी जिक्र कुरान में नहीं है। तो इसलिए किसी भी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 125 कहीं से भी वो मुस्लिम लॉ को हार्म नहीं करता है, उसे हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमारा कुरान भी कह रहा है कि आपको आपकी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर बात कर ली जाए कि पत्नी का क्या है, सेक्शन 125 में पत्नी का मीन क्या है, तो वहां पे ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि वो मैरिड वाइफ है या फिर डाइवोर्सी वाइफ है। वाइफ इज वाइफ, बिल्कुल क्लियर वर्ड में सीआरपीसी में किया गया है 125 के अंडर में, वाइफ इज वाइफ, नॉट मीन दैट मैरिड वाइफ और अ डाइवोर्सी वाइफ। तो उसके बाद उनकी जो कही गई है कि ये मेंटेनेंस की जो बात होती है कि आखिर ये मेहर की जो रकम अदा की गई है, तो उसके लिए भी वो वहाँ क्लियर किया गया है कि मेहर की रकम जो दी जाती है महिलाओं को, वो उनके सम्मान में दी जाती है, न कि उनके भरण पोषण के लिए दी जाती है, ना ही उन्हें वो गुजारा भत्ता के लिए दी जाती है। तो इसलिए अगर आपने मेहर की रकम अदा कर भी दी है, फिर भी आपको आपकी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, मोहम्मद खान की अपील को सिरे से खारिज कर दिया, फर्स्ट पॉइंट पे ही खारिज कर दिया कि नहीं भाई आप अपनी जगह सही नहीं हो, शाहबानो बेगम सही हैं। और ये एक बिल्कुल ही मुस्लिम वुमेन्स के लिए एक ऐसा जजमेंट था जिन्होंने कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को एक हिम्मत प्रदान की। लेकिन सारा मामला शांत नहीं हुआ, राजनीतिक उथल पुथल कुछ होने लगी। बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम संप्रदाय के, इस्लाम संप्रदाय के जो उलेमा लोग थे, उन लोगों ने इसके खिलाफ कुछ एक्शंस लेने के लिए विचार विमर्श करने शुरू कर दिए। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे
उन्होंने इसे अपने हक में भुनाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, यानी कि शाहबानो बेगम केस के जजमेंट के बाद, उन्होंने एक एक्ट पारित किया, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का उन्होंने एक एक्ट पारित किया। और लेकिन उसमें उन्होंने भी एक ये पॉइंट बना दिया कि मेंटेनेंस ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। आपको तो पता ही है कि इद्दत 19 डेज का होता है। तो ये सारा कुछ हुआ था शाहबानो केस के टाइम पे। उम्मीद करती हूँ कि शाहबानो का केस का जो फैक्ट्स थे, जो इश्यू थे और जो जजमेंट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ला रही हूँ मेंटेनेंस पे कि आखिर 125 CRPC 125 का मेंटेनेंस क्या है, क्योंकि आपने भी देखा कि इस पॉइंट पर, इस केस में बार बार मेंटेनेंस वर्ड का यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वीडियो का, उसमें मेंटेनेंस पे लाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी पसंदीदा टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप वो टॉपिक ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके दिए गए टॉपिक्स पर मैं अच्छे तरीके से वीडियो लाऊं। टिल देन, जय हिंद।